हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में नेक्स्ट लेक्चर लेके आ गए हैं। इसके पहले 7 लेक्चर्स अपलोड हो गए हैं। तो आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए बता रहा हूँ मैं, महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों के लिए। तुम्हारा आज से 12th का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। 12th स्टार्ट हो रहा है आज से, और ऑल द बेस्ट भी तुम लोगों को, क्योंकि 12th इतना ईजी नहीं होगा। ठीक है, तो आज से तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का 12th का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, और सीबीएसई के बच्चों के लिए तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ही चल रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने वाले हैं और नया चीज़ पढ़ने वाले हैं। ज़रा ध्यान से देखना, ये आने वाले पार्ट ऑफ द चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किरचॉफ्स लॉज या रूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। इतना बड़ा नाम है ना, 12th स्टार्ट होते ही। नहीं, किरचॉफ्स लॉज बोलो, बस हो गया। उतना ही छोटा नाम रखो, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, ये लॉज कहाँ काम आते हैं, मैं तुमको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास एक सर्किट है। सपोज जैसे ये मेरे पास एक सर्किट है लाइक दिस, है ना, इसमें एक बैटरी लगी है। ये अब तक जो सर्किट्स हमने देखे हैं, सपोज जैसे ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, और हमको कोई पूछे कि करंट कितना आएगा, तो हम मुंह उठा के बोल देंगे कि करंट ओम्स लॉ से मिल जाएगा V/R, यानी ये हो जाएगा 10/5 यानी 2 एम्पियर। तो हम खुशी खुशी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ तक। पर सपोज जैसे ये सर्किट अब थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो, है ना। अब तक एक ही बैटरी है। जैसे सपोज मेरे पास 2 बैटरीज आ जाएँ, एक ये रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, या सपोज मैं थोड़ा सर्किट को कॉम्प्लिकेट कर ही देता हूँ, तुमको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये एक बैटरी है, ठीक है, और ये एक रेजिस्टेंस, यहाँ एक रेजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ एक बैटरी, यहाँ एक रेजिस्टेंस, यहाँ एक रेजिस्टेंस, ठीक है, 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम, ठीक है, 12 वोल्ट 10 वोल्ट। तुमको अब बोला कि बताओ, चलो 10 वोल्ट, तुमको अब बोला कि बताओ करंट कितना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ करंट कितना है, यहाँ करंट कितना है, इस वाले ब्रांच में करंट बता दो कितना है, इस वाले ब्रांच में करंट बता दो कितना है, वगैरह वगैरह। तो अब इतना सिंपल नहीं रह गया सर्किट। अब तुम V = IR नहीं लगा सकते। लगा सकते हो क्या? थोड़ा दिमाग चला लो इस पर, थोड़ा सोच लो पॉज करके वीडियो को, कि क्या कोई तरीका है ओम्स लॉ यूज़ करके इसको सॉल्व करने का। कोई तरीका मतलब ओम्स लॉ अप्लाई करके ही कोई किसी अलग तरीके से कुछ सिंप्लीफाई करके हो सकता है क्या? तो तुम पाओगे कि तुम नहीं कर पाओगे। इट्स नॉट दैट सिंपल। इसीलिए हमको ज़रूरत पड़ती है किरचॉफ्स लॉज के। ठीक है, तो किरचॉफ ने कुछ रूल्स दिए, कुछ मतलब 2 रूल्स दिए स्पेसिफिकली, जिनका यूज़ करके हम कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को सॉल्व करते हैं। तो सिंपल तरीके से इसका अप्रोच समझ लो कि दीज लॉज और रूल्स आर यूज्ड टू सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स। बहुत हो गई बातें, अब चलो लॉज की तरफ बढ़ते हैं। इन लॉज को जानने के लिए तुमको कुछ टर्म्स जानना ज़रूरी है। जैसे पहला टर्म तुमको जानना ज़रूरी है, दैट इज़ जंक्शन। पहला टर्म जो तुमको जानना ज़रूरी है वो है जंक्शन। मैं एक सर्किट बनाता हूँ, उसमें सब कुछ तुमको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ध्यान से, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक बैटरी है, ठीक है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये मेरे पास सेटअप है एक। फाइन, लेट दिस बी R1 R2 R3 R4 R5, और ये बैटरी जिसका EMF है E, कुछ तो EMF है E। हमको कुछ टर्म्स समझने हैं। मैं पहले इसको नेमिंग कर देता हूँ, तब तुमको टर्म्स इजीली समझ में आएंगे। A B C D E F। तुम बोलोगे सर सर्किट में मैकेनिक्स कहाँ पढ़ा रहे हो, क्यों नेमिंग वगैरह कर रहे हो? नेमिंग का ज़रूरत है, देखते हैं। EMF को मैं ये E से डिनोट करता हूँ। देखो, पहला चीज़ जो हमको पढ़ना है दैट इज़ जंक्शन। तो जंक्शन क्या है मालूम है? जंक्शन एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा कंडक्टर्स कनेक्ट होते हैं, या बोल सकते हो 2 या 2 से ज़्यादा ब्रांचेस आके कनेक्ट होती हैं। जैसे देखो, यहाँ 2 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं क्या? ये एक, ये दूसरा, ये एक ब्रांच नहीं है। जैसे जब भी हम लोग ब्रांच बोलते हैं ना, ज़रा ध्यान से देखो, व्हाट इज़ ब्रांच? पहले ब्रांच ही समझ लो। ब्रांच इज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ सर्किट consisting a resistor
अभी फ़िलहाल के लिए इतना समझो, ठीक है। रजिस्टर जो कंसिस्ट करता है, जिसमें रजिस्टर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है। अगर नहीं समझा तो मैं बोल देता हूँ, ए बी एक ब्रांच है, बी ई एक ब्रांच है, बी सी एक ब्रांच है, सी डी एक ब्रांच है, डी ई एक ब्रांच है, ठीक है। तो जंक्शन क्या है? जंक्शन ऐसा पार्ट है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा ब्रांचेस आके कनेक्ट होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये वाला एक जंक्शन है, पॉइंट बी एक जंक्शन है, यहाँ देखो ए बी वाली ब्रांच, बी सी वाली ब्रांच और बी ई वाली ब्रांच, तीनों यहाँ कनेक्ट हो रहे हैं। सिमिलरली ई भी एक जंक्शन है, सिमिलरली ई भी एक जंक्शन है, ठीक है। तो जहाँ पे भी ब्रांचेस कनेक्ट होती हैं, वेयर मोर देन 2 ब्रांचेस आर कनेक्टिंग, उसको हम जंक्शन बोल देते हैं, ठीक है। चलो जंक्शन हो गया वेयर मोर देन 2 ब्रांचेस कनेक्ट या मीट, चाहे जैसे भी समझो, जहाँ मीट कर रहे हैं वो ब्रांच हो गया। एग्जाम्पल के लिए नोड, नोड वर्ड समझ लो। नोड मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ से 3 चीज़ें निकल रही हैं, जैसे ये एक ब्रांच निकल रही है, ये एक ब्रांच निकल रही है, ये एक ब्रांच निकल रही है। वैसे ब्रांच का एक और डेफिनेशन होता है, इट इज़ पार्ट ऑफ द सर्किट विच इज़ बिटवीन 2 जंक्शंस। जैसे ये इन दोनों के जंक्शन, ये दोनों जंक्शन के बीच में ये वाली पूरी एक ब्रांच है, वैसे ये पूरी एक ब्रांच है। ये देखो जंक्शंस कौन कौन से, बी और ई है ना जंक्शंस। यहाँ पे मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, तुमको थोड़ा डिस्टिंक्शन समझ में आएगा। बी और ई तुम्हारे जंक्शंस है, तो बी और ई के बीच में देखो कौन कौन है। ये एक ब्रांच है R2, ये दूसरी ब्रांच है, दिखाई पड़ रहा है, बी ए एफ ई, ये पूरी एक ब्रांच है। वैसे ये बी सी डी ई, ये पूरी एक ब्रांच है। और जब तक एक ब्रांच होती है तब तक करंट डिवाइड नहीं होता है, करंट ब्रांचिंग आउट में या ब्रांचेस में डिवाइड होता है। जैसे ये पूरी एक ब्रांच है तुम्हारी, ये पूरी एक ब्रांच है तुम्हारी, ये जंक्शन है। तो 2 जंक्शंस के बीच में जो पूरा पड़ता है वो तुम्हारा एक ब्रांच होता है, ठीक है, फाइन। और एक लास्ट में तुमको टर्म समझना है, लूप। लूप क्या होता है? लूप इज़ बेसिकली कोई भी क्लोज्ड पाथ जो होता है सर्किट में, उसको हम एक लूप बोल देते हैं। सो अ क्लोज्ड पाथ इन द सर्किट। ये टर्म समझना ज़रूरी है क्योंकि इनके ही बेस पे तुम्हारे लॉज हैं। अभी लॉज हमने स्टार्ट नहीं किए हैं तो परेशान मत हो। लूप को और एक नाम होता है मेश। तो किरचॉफ्स लूप रूल जो हम लोग पढ़ेंगे, सेकेंड वाला रूल है वो, उसको किरचॉफ्स वोल्टेज रूल, किरचॉफ्स लूप रूल या किरचॉफ्स मेश रूल भी बोलते हैं या मेश रूल भी बोलते हैं। फाइन, तो ये 3 टर्म्स तुमको पता होने चाहिए। अगर तुमको परेशानी आ रही है तो बस ये सर्किट देखो और यहाँ डिस्टिंग्विश कर लो कि कहाँ क्या क्या है। जैसे ये दोनों जंक्शंस हैं, ये ब्रांचेस हैं और ये एक क्लोज्ड पार्ट, एक लूप है। जैसे लूप तुमको अगर डिफाइन करना है तो लूप क्या हो जाएगा? एक लूप देखो कौन कौन से लूप्स आ रहे हैं। एक लूप आ रहा है ए बी ई एफ ए, दिख रहा है, ए बी ई एफ ए, ये पूरा क्लोज्ड होना चाहिए, याद रखना, क्लोज्ड पाथ। वैसे दूसरा लूप कौन सा हो जाएगा? बी सी डी ई बी, दिखाई पड़ा, बी सी डी ई बी, ये पूरा एक लूप हुआ। समझ में आया? और कौन सा लूप है? मेरे हिसाब से ये बड़ा वाला भी एक लूप है ना, लूप ए सी डी एफ ए, ए सी डी एफ ए, ये भी एक लूप हो गया। तो इनको बोलते हैं इंडिपेंडेंट लूप्स। इनको क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट लूप्स। मतलब ये अलग अलग लूप्स है ना, समझ में आया क्या? सो दीज आर इंडिपेंडेंट लूप्स। तो तुम्हारा पहला स्टेप ही यही होता है, जब भी कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिखता है तो उसमें किरचॉफ्स लॉज अगर हमको अप्लाई करने हैं तो पहला स्टेप यही होता है कि इंडिपेंडेंट लूप्स को डिस्टिंग्विश कर लो कि कौन कौन से इंडिपेंडेंट लूप्स हैं, या पॉइंट आउट कर लो, ठीक है। चलो अब हम बढ़ेंगे लॉज की तरफ और लिखेंगे, ये पॉज करके नोट डाउन कर लेना। इतना बिल्डअप क्यों दे रहा हूँ, इतना बिल्डअप मतलब इतना ज़्यादा कंटेंट क्यों बता रहा हूँ तुमको लॉ बताने के पहले? क्योंकि लॉ है छोटा छोटा, 2 छोटा छोटा लॉ है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, और याद भी हो जाएगा, याद होने में कोई दिक्कत नहीं है, पर समझ में नहीं आएगा। समझ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उनका जो एप्लीकेशन तुमको करना होगा ना, उनके लिए तुमको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। लूप क्या है, ब्रांच क्या है ना, नोड क्या है या जंक्शन क्या है, ये सब तुमको पता होना चाहिए। तभी तुमको मैं स्टार्टिंग से बेस बना के चल रहा हूँ। ऐसे तुमको आके बता दूँ कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ ये है, किरचॉफ्स सेकेंड लॉ ये है, और अप्लाई करके एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दो तो तुम अटक जाओगे ना, क्योंकि तुमको टर्म्स नहीं पता होंगे। तो टर्म्स के हिसाब से जाना ज़्यादा बेटर है। तो इसलिए चलो फर्स्ट लॉ देखते हैं या फर्स्ट रूल देखते हैं। फर्स्ट रूल को हम बोलते हैं किरचॉफ्स करंट रूल। क्या बोलते हैं? किरचॉफ्स करंट रूल,
इसका बहुत फेमस शॉर्ट फॉर्म है KCL। दो शॉर्ट फॉर्म्स आएंगे, KCL और KVL, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म है KCL, किरचॉफ्स करंट रूल। देखो क्या बोलता है किरचॉफ्स करंट रूल, द करंट रूल सेज दैट द अल्जेब्राइक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट अ जंक्शन इज 0। ये याद रखो, द अल्जेब्राइक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट अ जंक्शन इज 0। या इसको ऑल्टरनेट स्टेटमेंट क्या होता है, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऑल्टरनेट स्टेटमेंट ध्यान से सुनो, द सम ऑफ, और बेसिकली या द सम ऑफ करंट्स कमिंग टू द जंक्शन is always equal to sum of currents leaving the junction। ये है तुम्हारा लॉ इन ऑल्टरनेट स्टेटमेंट। चाहे ऐसे याद रखो चाहे ऐसे। ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, अल्जेब्राइक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट अ जंक्शन इज 0। एक जंक्शन पे सारे करंट्स का एडिशन 0 होता है या सम 0 होता है। ये बोल रहा है सम ऑफ करंट्स कमिंग टू द जंक्शन, यानी जंक्शन पे आने वाले करंट्स का एडिशन वो इक्वल होता है जंक्शन से जाने वाले करंट्स के एडिशन के। तो मैं एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ। जैसे ये एक ब्रांच है जिसमें से करंट आ रहा है, इसको मैं बोल देता हूँ I1। ये एक ब्रांच है जिसमें से करंट आ रहा है, इसको मैं बोल देता हूँ I2। ये एक ब्रांच है जिसमें से करंट जा रहा है, इसको मैं बोल देता हूँ I3। ये एक ब्रांच है जिसमें से करंट जा रहा है I4, और ये एक ब्रांच है जिसमें से करंट आ रहा है I5। तो ज़रा ध्यान से देखो कितनी ब्रांचेस है टोटल, 1 2 3 4 5, 5 ब्रांचेस हैं, यहाँ पे आके मीट कर रही हैं। तो ये क्या बन गया, जंक्शन। अब समझा यूज़, तो ये बन गया तुम्हारा जंक्शन। अब ज़रा ध्यान से देखो लॉ क्या बोल रहा है, लॉ बोल रहा है इन सारे करंट्स को ऐड करो, यानी समेशन ऑफ ऑल द करंट्स I इज इक्वल टू 0 वेयर I गोज फ्रॉम 1 to n। सम ऑफ ऑल द करंट्स इज 0, या ऐसे नहीं लिखना है तो बस मैं तुमको ऐसे लिख देता हूँ, सम ऑफ I इज 0। वेयर एज ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है सम ऑफ करंट कमिंग टू द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। ऐसे समझा। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट एक ही बात बोल रहे हैं। ये बोल रहा है टोटल सम, यानी सबको ऐड कर लो तो 0 आ जाएगा। ये बोल रहा है आधा और आधा इक्वली डिवाइड, सॉरी आधा बोल रहा हूँ, आने वाला और जाने वाला करंट इक्वल डिवाइड होता है या इक्वल होता है। तो इसका मीनिंग क्या है, देखो अगर मैं सारे करंट्स को ऐड करूँ और आंसर 0 आए तो मीनिंग ये होगा कि कुछ करंट्स पॉजिटिव हैं, कुछ करंट्स नेगेटिव हैं। अरे तुमको नंबर्स दे दिया 10 15 20 25 जोड़ो और आंसर 0 आना चाहिए, तो उसमें से कोई तो नंबर्स नेगेटिव होने चाहिए ना। तो वैसे यहाँ पे सारे करंट्स को ऐड कर रहे हो और आंसर 0 आ रहा है, यानी मीनिंग क्या है, कुछ करंट्स पॉजिटिव हैं, कुछ करंट्स नेगेटिव हैं। तो अब यहाँ पे तुमको रूल याद रखना है, करंट कमिंग एट द जंक्शन उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। ये नोट याद रखना, करंट्स कमिंग टू जंक्शन दे आर टेकन एज पॉजिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना, यही सब भूलोगे तुम। देखो लॉ तो याद हो गया, लॉ तो एक स्टेटमेंट है, अब उसका आगे क्या करना है, लॉ को अप्लाई कैसे करना है, वहाँ से भटकोगे। करंट्स लीविंग द जंक्शन, जो करंट जंक्शन को छोड़ के जा रहे हैं, तुसी ना जाओ, है ना, तुसी ना जाओ, वो नेगेटिव है। ओके, तो जो जंक्शन पे आ रहे हैं वो पॉजिटिव, जो जंक्शन से जा रहे हैं नेगेटिव। जरा देख के यहाँ से बता दो कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव। ये जंक्शन है, जंक्शन पे कौन कौन सा आ रहा है, I1 आ रहा है, I2 आ रहा है, I5 आ रहा है, यानी I1 प्लस I2 प्लस I5, ये सारे कैसे हैं, पॉजिटिव है। I3 और I4 जा रहे हैं, यानी माइनस I3 माइनस I4, ये सब ऐड होके 0। ये आ गया ये तरीका लिखने का। इसके हिसाब से जाओगे तो आने वाले जंक्शंस पे करंट्स कौन कौन से हैं, I1 प्लस I2 प्लस I5, ये सब किसके इक्वल होंगे, I3 प्लस I4 के। तो ये हो गया ये वाला स्टेटमेंट। चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है। अरे स्कूल में किया था, बचपन में देखा था, छोटी चड्डी पहनता था, ये इधर चला जाएगा ना, ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो I3 प्लस I4, ठीक है।
तो ये तुम्हारा किरचॉफ्स करंट लॉ है। अब देखो ये जो करंट लॉ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक लॉ पे बेस्ड होता है, या एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। वो ये कि इस जंक्शन पे देखो ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों जंक्शन पे करंट जीरो होना चाहिए, क्योंकि जंक्शन पे कोई चार्ज रुकना नहीं चाहिए, जंक्शन पे नेट चार्ज हमेशा जीरो होना चाहिए, क्योंकि जब तक करंट्स नहीं थे तब तक जंक्शन पे कोई चार्ज नहीं था। अब अचानक से करंट्स आ गए तो जंक्शन पे चार्ज आ गया, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलता है चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉइड। समझ में आया, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉइड। तो जंक्शन पे अचानक से चार्ज कैसे आ गया, अलाउड नहीं है अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इसलिए जंक्शन पे कोई चार्ज रुकता ही नहीं है, जितना चार्ज आता है उतना चार्ज चला जाता है, जितना चार्ज आता है उतना चार्ज चला जाता है। यानी अगर 10 एम्पियर का करंट आया है तो जंक्शन से 10 एम्पियर निकलना ही चाहिए। जंक्शन पे कोई करंट बच नहीं सकता है, रुक नहीं सकता है, वहाँ पे अटक नहीं सकता है। अरे जंक्शन पे गया 10 एम्पियर और निकला 8 एम्पियर, 2 एम्पियर कहाँ गया, जंक्शन खा गया, अलाउड नहीं है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वायलेट हो जाएगा। ठीक है, जितना चार्ज आ रहा है उतना चार्ज तो भेजना ही है ना। तो इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग, इसका यूज़ एकदम सिंपल तरीके से बता देता हूँ। जैसे मेरे पास 3-4 करंट्स है, एक 5 एम्पियर आ रहा है, ठीक है, ये इधर से 3 एम्पियर आया, इधर 4 एम्पियर गया, इधर 2 एम्पियर गया, या चलो इधर x एम्पियर गया, यही मेरे को निकालना है। ये x एम्पियर इधर गया, बताओ कितना आएगा। अगेन करंट कमिंग एट द जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू करंट लिविंग द जंक्शन, यानी आने वाले टोटल करंट्स कितने हो गए, 5 और 3 यानी 8 एम्पियर। तो 8 एम्पियर मस्ट बी इक्वल टू 4 + x, यस और नो। तो यहाँ से x कितना आ रहा है बोलो, 8 - 4 यानी 4 एम्पियर, सिंपल एज दैट। तो ये भी 4 एम्पियर, समझा। तो यहाँ पे तुमको यूज़ होगा किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है, जंक्शन पे करंट का वैल्यू निकालने के लिए। अभी तुमको समझ में आएगा, इतना सिंपल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इतना सिंपल क्वेश्चंस होगा भी नहीं। हाँ, बट पहला स्टेप तो यही है कि जंक्शन पे करंट को समझना कि कितना करंट आ रहा है, कितना करंट जा रहा है, ठीक है, और सम हमेशा इक्वल रहेगा। तो ये याद रखना है, जो केसीएल है तुम्हारा, ये केसीएल किस पे बेस्ड होता है। मैं यहाँ एक छोटा सा नोट लिख देता हूँ, या अभी तुमने ये नोट डाउन कर लिया है, मैं यहाँ एक छोटा सा नोट लिख देता हूँ। देखो नोट ये है कि ये जो केसीएल है, किरचॉफ्स करंट लॉ, इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये बात याद रखना, किस पे बेस्ड है ये, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। कभी कभी एग्जाम में एमसीक्यू पूछ देता है, कभी कभी क्या मोस्ट ऑफ द टाइम पूछ देता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। केसीएल किस पे बेस्ड है बताओ, केवीएल किस पे बेस्ड है बताओ। 2-3 ऑप्शंस दिए होंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल, ये वगैरह वगैरह। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो दिस इज एवरीथिंग अबाउट केसीएल। हम इसको अप्लाई भी करेंगे, डोंट वरी। अप्लाई मतलब अभी तुमको मैंने एक छोटा छोटा एग्जाम्पल देके बताया, एक्चुअल एप्लीकेशन सर्किट में आएगा, जब 4-5 लूप्स होंगे, ये सब होंगे, तब एक्चुअल एप्लीकेशन आएगा, तब देखेंगे अच्छे से। अभी फिलहाल के लिए ये लिख लो, फिर सेकंड रूल भी कर लेते हैं, और सेकंड रूल करने के बाद तब हम लोग सर्किट्स को सॉल्व करके देखेंगे इनका यूज़ करके, ठीक है। ये नोट डाउन करो अच्छे से। चलो नोट डाउन कर लिया था। अब हम लोग सेकंड रूल पे आते हैं। यहाँ से थोड़ा कहानी लेंदी होगा और थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा और ज़रूरी होगा, ठीक है। यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट चालू होता है। पहला लॉ तो सबको याद हो जाता है, दूसरा लॉ भी सबको याद हो जाता है, रूल भी याद हो जाता है, डरो मत। देखो रूल क्या है, इसको हम बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज रूल, है ना, या वोल्टेज लॉ। इसको हम नाम देते हैं KVL। इसको और भी फेमस नाम है, इसको बोलते हैं लूप रूल या मेश रूल, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें एक ही चीज़ को बताने के लिए, या इतने सारे नाम एक ही चीज़ को बताने के लिए हैं कि सेकेंड लॉ को अलग अलग तरीके से नाम दिया जाता है। तो अब ये लॉ क्या बोलता है, ज़रा ध्यान से देखो। दिस लॉ सेज, स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट सेज द अलजेब्राइक सम of all the EMFs and potential drops, ध्यान से वर्ड को समझना, potential drops, या इसको हम बोल देते हैं वोल्टेजेस, voltage drops across a closed loop is always क्या, always zero। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये है तुम्हारा लॉ, इसका कोई ऑल्टरनेट में स्टेटमेंट नहीं है, ये एक ही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट सेज दैट द अलजेब्राइक सम
ऑफ ऑल द EMFs एंड द पोटेंशियल ड्रॉप्स या पोटेंशियल डिफरेंसेस, जैसे भी तुम पढ़ो, वोल्टेज ड्रॉप्स अक्रॉस अ क्लोज लूप इज ज़ीरो। एक लूप बना के दिखाता हूँ और थोड़ा मीनिंग को समझो कि ये लॉ बोलना क्या चाह रहा है। फिर से देखो, अलजेब्राइक सम हम कर रहे हैं, अगर मैं इसको सम लिखूं यानी समेशन करने पे सब कुछ ऐड करने पे जीरो आ रहा है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि कुछ वैल्यूज उसमें से पॉजिटिव होंगी, कुछ वैल्यूज नेगेटिव होंगी, जस्ट लाइक करंट की तरह। याद है, करंट में सब ऐड करने पे जीरो आ रहा है, यानी कुछ करंट पॉजिटिव कुछ करंट नेगेटिव। हमने यहाँ क्या लिखा? करंट जो जंक्शन पे आ रहा है वो कैसा है? पॉजिटिव है। जो जंक्शन से जा रहा है वो कैसा है? नेगेटिव है। तो वैसे यहाँ पे भी कुछ वोल्टेजेस पॉजिटिव होंगे, कुछ वोल्टेजेस नेगेटिव होंगे, कुछ EMFs पॉजिटिव होंगे, कुछ EMFs नेगेटिव होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए एक लूप ले लेते हैं, ये एक लूप है, ठीक है। अभी मैं सिंपल सा लूप लेके तुमको समझाता हूँ, ज़रा ध्यान दो। ये सपोज़ मेरा करंट है, ये रेजिस्टेंस है, ये बैटरी है जिसका EMF है E, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब ध्यान से समझो इसके साइन कन्वेंशंस क्या हैं। साइन कन्वेंशंस मतलब साइन कैसे डिसाइड करें ना, डिसाइड करने का तरीका क्या है। तो ध्यान से देखो, साइन कन्वेंशंस, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइन कन्वेंशंस पार्ट बाय पार्ट जाओगे तो 4 हो जाएंगे, बड़े बड़े चंक्स में देखोगे तो 2 साइन कन्वेंशंस है। तो मैं 4 बताता हूँ क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है ना बड़ा बड़ा स्टेटमेंट याद करना। तो पहला साइन कन्वेंशन क्या है, ज़रा ध्यान से देखो। द EMF ऑफ अ बैटरी is taken positive if we traverse from negative to positive terminal। ओके, अगर हम नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे तो बैटरी का EMF पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ध्यान से देख लेना एक एक टर्म को और एक एक वर्ड को, कहाँ पे क्या हाईलाइट हो रहा है। सुन लो ध्यान से, जब हम बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो EMF बैटरी का पॉजिटिव लिया जाएगा। यानी दूसरा साइन कन्वेंशन क्या होगा? इसका उल्टा। सो उल्टा क्या साइन कन्वेंशन है? द EMF ऑफ द बैटरी इज टेकन नेगेटिव इफ वी ट्रैवर्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, टर्मिनल। इसी का उल्टा, कुछ नया नहीं है, इसी का उल्टा। अब ये जो ट्रैवर्स वर्ड यूज़ कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम जब लूप में चलेंगे तो लूप में चलना ही क्यों है? तो लूप का हम एक नाम डिसाइड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको नाम दे दूं, ये A, ये B, ये C, ये D। इसी लूप को लिखने के 2 तरीके हैं, ज़रा तुम समझ लो ये बात। एक तो मैं इसको लिख सकता हूँ लूप A B C D A, कोई परेशानी की बात नहीं, हो गया लूप। जब मैंने ABCDA लिखा तो मैंने लूप का डायरेक्शन भी डिसाइड कर लिया। देखो ये है डायरेक्शन लूप का, दिखाई पड़ रहा है? यहाँ से जाके ऐसे जाना है मुझे, या ऐसे जाना है, मतलब क्लॉकवाइज जाना है। सिंपल, इन सिंपल वर्ड्स, मुझे जाना कहाँ है? क्लॉकवाइज। मैंने डायरेक्शन डिसाइड कर लिया क्लॉकवाइज। या फिर दूसरा एक तरीका है इस लूप को डिस्क्राइब करने का, ADCBA, यानी इस केस में मैं ऐसे जाऊँगा एंटी क्लॉकवाइज, ADCBA। तो देखो दोनों तरीके हैं ना मूव करने के लूप में। चूज को किसको करना है? अपने को चूज करना है। तो चूज करने के बाद कन्वेंशन इस हिसाब से लगाना है। समझ में आई बात? जब तुमने चूज कर लिया लूप, हाँ चलो मैंने चूज कर लिया लूप, मुझे ABCDA जाना है, तो अब उस हिसाब से तुम देखोगे कि तुम जब सेल से मूव करोगे तो कैसे जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्लॉकवाइज तरीके से जाओगे तो क्लॉकवाइज तरीके में तुमको सेल पे जब पहुंचोगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाना पड़ेगा, तो EMF को क्या ले लोगे? पॉजिटिव। वहीं उल्टा सोचो, ADCBA, ऐसे जाओगे, जब ऐसे जाओगे तो सेल पे पहुंचोगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाओगे, तब नेगेटिव लोगे। अब बात समझ में आई? बोलो गुड। चलो थर्ड देखते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप across a resistor is taken negative if we traverse in the direction of current। अगर हम करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं और रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हमको निकालना है तो वो पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव होगा, याद रखना।
यानी जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो ओम्स लॉ मालूम है, V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज हो जाएगा वो V इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा। तो जब मैं यहाँ से ऐसे जाऊँगा, देखो ये वाला क्लॉकवाइज तरीका, तो करंट भी तो क्लॉकवाइज चल रहा है ना सर्किट में, तो जब करंट के डायरेक्शन में चलोगे तो पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव, यानी दूसरा क्या हो जाएगा, या नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, पोटेंशियल ड्रॉप across a resistor is taken positive if we traverse opposite to the direction of current। बोलो अब समझ में आया? यानी अगर करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे। याद रखना कब किसको क्या क्या ले रहे हैं, जैसे नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तब पॉजिटिव ले रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं बैटरी में तब नेगेटिव ले रहे हैं। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव बड़ा दिक्कत का बात है ना, कैसे लोगे, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। देखो ये याद रखने के लिए ठीक है, याद कर लोगे कोई बात नहीं है, पर थोड़ा कंसेप्ट भी पता होना चाहिए ना, हो क्या रहा है, क्यों ऐसा हो ही रहा है, ऐसा ही क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा ही याद करना है, क्या रीज़न है। तो रीज़न बता देता हूँ, देखो कॉन्सेप्ट है रीज़न के लिए। कॉन्सेप्ट ये है कि पोटेंशियल या ईएमएफ जो भी हम बोलते हैं वो एक्चुअल में होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना। ईएमएफ भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, याद है। वोल्टेज भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वोल्टेज या वोल्टेज ड्रॉप ये भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का बात हो रहा है, डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब भी हम लोग बोल रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव कब होगा, जब हम लोग डिफरेंस पॉजिटिव मिलेगा जब अपने को, यानी जब हम लोग हाई में से लो सब्ट्रैक्ट करेंगे तब डिफरेंस पॉजिटिव आएगा ना। बोलो जब हम हाई में से लो सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, लो में से हाई सब्ट्रैक्ट करोगे तो डिफरेंस नेगेटिव आएगा। यानी जब हम लोग को डिफरेंस पॉजिटिव मिल रहा है या ईएमएफ पॉजिटिव मिल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल सेल का ईएमएफ हम पॉजिटिव कब ले रहे हैं, जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं। तो ज़रा ध्यान से देखो, जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं तो फाइनल अपना कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव, इनिशियल कौन सा है, नेगेटिव। तो फाइनल वाले का पोटेंशियल ज़्यादा, इनिशियल वाले का पोटेंशियल कम, तो फाइनल माइनस इनिशियल किया तो डिफरेंस पॉजिटिव। नहीं समझा, परेशानी हो गई। देखो ये सेल का पोटेंशियल डिफरेंस दो तरीके से निकाला जा सकता है। मैं पॉजिटिव पोटेंशियल माइनस नेगेटिव पोटेंशियल करूँ तो आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, वहीं पे अगर नेगेटिव पोटेंशियल माइनस पॉजिटिव पोटेंशियल करूँ तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। समझ में आई बात? अरे ये छोटा नंबर आएगा ना, ये वोल्टेज नेगेटिव होगा ना। तुमको मालूम है ना, जो बैटरी का एनोड होता है वो हाई पोटेंशियल पे होता है, ये तो पता है ना, और जो बैटरी का नेगेटिव होता है वो लो पोटेंशियल पे होता है, ये तो पता है ना। अरे इतना नहीं पता है तो ये तो पता होगा कि पॉजिटिव नंबर की वैल्यू ज़्यादा होती है, +2 ज़्यादा है, -3 कम है, सिंपल एज दैट। तो वही लॉजिक है यहाँ पे, +2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, बट -3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। समझ में आया? बोलो अरे 2 में से -3 को सब्ट्रैक्ट करोगे, -3 को सब्ट्रैक्ट करना है यानी माइनस ऑफ -3, तो क्या आएगा आंसर? अभी समझा, आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। -3 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। समझा? बोलो ठीक है, गुड। देखो जितना भी बेसिक जाना पड़े कोई दिक्कत की बात नहीं है, जहाँ समझ में आए वहाँ ठीक है, जहाँ समझ में आए वहाँ तक उसको खोदो कि हाँ अभी नहीं तो अभी, ऐसे नहीं तो ऐसे, कहीं तो तुमको रिलेट करेगा ही ना चीज़, तो ज़रूरी है ये चीज़, ठीक है। तो ये 4 साइन कन्वेंशन है किरचॉफ्स रूल्स अप्लाई करने के, ये वोल्टेज लॉ अप्लाई करने के बेसिकली या स्पेसिफिकली ये वोल्टेज लॉ के लिए। वोल्टेज लॉ क्या है ज़रा ध्यान से समझ लो, अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। यानी अगर हम इसको लिखें तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, समेशन ऑफ ऑल द ईएमएफ्स प्लस या समेशन ऑफ ऑल द ईएमएफ्स प्लस समेशन ऑफ ऑल द वोल्टेजेस, दिस इज 0, ऐसे, ठीक है। अब इसमें ये मत होशियारी करो कि दिस इक्वल्स टू दिस कर देते हैं, उधर लेके चले जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जैसे वहाँ करंट कमिंग टू जंक्शन वाज इक्वल टू करंट लीविंग जंक्शन, वैसे यहाँ ये इक्वल नहीं है। समेशन ई इज़ नॉट इक्वल टू समेशन भी, याद रखना, क्योंकि ई भी पॉजिटिव हो सकता है, ई भी नेगेटिव हो सकता है, या ई पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, वैसे वी भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है। अब इसको हम अप्लाई करेंगे, तुमको पहले थोड़ा मैं टिप्स दे दूंगा कि कैसे अप्लाई करना है। देयर आर सर्टेन रूल्स टू गो अबाउट टू अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ,
और कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, तब तुमको समझ में आएगा कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ होता क्या है और काम करता है कि नहीं, अप्लाई भी होता है या नहीं। तो अप्लाई करके भी देखेंगे, डोंट वरी, अप्लाई करने पे सही आंसर भी आना तो चाहिए। चलो नोट डाउन करो ये। ओके चलो नोट डाउन कर लिया था। अभी साइन कन्वेंशंस तुमको याद होने चाहिए अच्छे से। मैं तुमको थोड़ा ये बता देता हूँ स्टेप्स, कैसे हमको ये स्टेप्स पे अप्लाई, सॉरी कौन कौन से स्टेप्स हमको फॉलो करने होते हैं टू अप्लाई KVL KCL। देखो ये एक सर्किट है मेरे पास, ये सर्किट को मेरे को सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व मतलब नंबर्स तो पता नहीं तो सॉल्व कैसे करोगे, तो फिलहाल मेरे को एक समझना है कि इसमें अप्लाई कैसे करना है KCL KVL, ठीक है। तो ज़रा स्टेप्स समझो। स्टेप्स क्या है? पहला चीज़, फर्स्ट चूज अ डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट चूज करो ठीक से पहले। करंट का डायरेक्शन चूज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके बाद ही सारा कुछ होगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, हमको मालूम है ये बैटरी है एक, है ना, तो ये बैटरी से करंट पॉजिटिव से निकलेगा, तो इससे निकलने वाले करंट को मैं I1 बोल देता हूँ। ध्यान से समझो, यहाँ करंट आया I1। देखो अब हमको एक चीज़ पता है कि ये एक जंक्शन है ना, ये वाला जो पॉइंट है ये एक जंक्शन है। अब इस जंक्शन पे ये I1 डिवाइड होगा, हमको मालूम है करंट डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि करंट कमिंग टू द जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन। अब एक बात समझो, यहाँ भी एक बैटरी है तो इससे भी एक करंट निकलेगा, तो इस करंट को मैं I2 बोल देता हूँ। ये करंट भी यहाँ आएगा I2। तो अब ये कहानी उल्टी हो गई, यानी ये ऐसा पॉइंट हो गया जंक्शन जिस पे दो करंट्स आ रहे हैं, तो ये यहाँ जाएंगे, तो यानी यहाँ जो करंट आ रहा है वो हो गया I1 प्लस I2। समझ में आई बात? अब फिर ये जंक्शन है, यहाँ आके करंट फिर से डिवाइड हो जाएगा, यानी I1 कहाँ से आया था? ये वाले सेल से आया था, तो ये वाले सेल में I1 चला जाएगा। तो एक है ना बेसिक रूल याद रखो, फंडामेंटल रूल, जिस बैटरी से जितना करंट निकालो उसमें उतना करंट दे दो वापस, तब तुम्हारा कभी गलत नहीं होगा सर्किट। जिस बैटरी से जितना करंट निकालो, जैसे मैंने इस बैटरी से I1 करंट निकाला, तो देखो घूम फिर के इसमें फिर से कितना करंट आ गया? I1। बस यही पता होना चाहिए या यही श्योर होना चाहिए। और इससे कितना करंट निकाला मैंने? I2, तो घूम फिर के फिर से इसमें कितना आ गया? I2। हाँ, बीच में ये वाले ब्रांच में I1 प्लस I2 फ्लो हुआ, उससे कोई लेना देना नहीं है। बैटरी से जितना करंट निकला उतना वापस बैटरी में आ जाए। और एक चीज़ याद रखो, जंक्शन पे करंट डिवाइड या ऐड होता है। जैसे ये जंक्शन है, यहाँ देखो करंट आया, ऐड हुआ, और यहाँ आया डिवाइड हुआ। तो जंक्शन पे करंट डिवाइड और ऐड होता है, ठीक है, फाइन। अब दूसरा रूल देखो, दूसरा रूल इज, हमने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया है, तो डिस्ट्रीब्यूट करंट प्रॉपरली, डिस्ट्रीब्यूट करंट प्रॉपरली, या चलो ठीक है फिलहाल के लिए डिस्ट्रीब्यूट करंट लिख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करंट का मतलब समझ में आया ना, क्या करना है तुमको? ठीक से करंट सब जगह पे इक्वली, नॉट इक्वली, ठीक से करंट सब जगह पे प्रोपोर्शनेटली जाना चाहिए। जैसे कितना करंट आ रहा है, कितना जा रहा है, वो सब तुमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज चूज ऑल इंडिपेंडेंट लूप्स। सारे इंडिपेंडेंट लूप्स सेलेक्ट करो। चूज बोलो या मैं बोल देता हूँ सेलेक्ट, सेलेक्ट ज़्यादा प्रॉपर वर्ड है। सो सेलेक्ट ऑल इंडिपेंडेंट लूप्स, जितने इंडिपेंडेंट लूप्स हैं वो देख लो। जैसे एग्जांपल के लिए इसमें इंडिपेंडेंट लूप्स कौन कौन से? एक ये वाला लूप हो सकता है ना, इसको नाम दे दो। सपोज जैसे दिस इज योर P Q, है ना, R S T U। इज दैट क्लियर? P Q R S T U। मैंने ABCD इसलिए नहीं लिया क्योंकि E के लिए EMF यूज़ किया है। चलो तो क्लियरली दिखाई पड़ रहा है इसमें लूप्स जो हैं P Q T U P, ये एक लूप है, तो लूप P Q T U P। दूसरा इसमें एक और लूप है Q R S T Q, लूप Q R S T Q। और एक लूप है P R S U P, P R S U P। तो ये सारे इंडिपेंडेंट लूप्स हो गए तुम्हारे। हम यूजुअली सारे लूप्स में KVL अप्लाई नहीं करेंगे, हम उतने ही लूप्स में अप्लाई करेंगे जिससे अपना काम हो जाए। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, अपने पास कुछ वेरिएबल्स हैं, जैसे I1 एक वेरिएबल है, I2 एक वेरिएबल है। तो अगर फिलहाल हमको बैटरी का वोल्टेज दिया होता, ये सारे रेजिस्टेंसेस का वैल्यू दिया होता और सिर्फ करंट पूछा होता, तो अपने पास सिर्फ दो ही वेरिएबल्स होते फाइंड आउट करने के लिए, I1 और I2। वेरिएबल्स मतलब क्या? जिनका वैल्यू पता नहीं, तो I1 और I2 ही वेरिएबल्स बचते। तो हम लोग उस टाइम पे दो ही लूप्स लेते जिससे हमको I1 और I2 के टर्म्स में इक्वेशन मिल जाता और फिर उनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते। तो देखो करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप है अप्लाई KVL टू ऑल द लूप्स। सारे लूप्स में KVL अप्लाई करो,
उससे क्या होगा, उससे तुमको कुछ इक्वेशंस मिलेंगे, उन इक्वेशंस को सॉल्व द इक्वेशंस साइमल्टेनियसली, है ना। ये भी किया था बचपन में देखा था, है ना, साइमल्टेनियसली सॉल्व करता था, तो तुमको करना है, ठीक है। अब 12th में आ गए हो। और लास्ट स्टेप देखो, एक फाइनल जो तुम्हारा जजमेंट पार्ट होता है, इफ द वैल्यू ऑफ द करंट is negative, then the direction of the current is opposite to the selected direction. इसका मीनिंग क्या है ज़रा समझ लेते हैं। जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया है कि I1 यहाँ जा रहा है, I2 यहाँ से आ रहा है, और दोनों ऐड होके I1 I2 यहाँ जा रहे हैं, ये मेरा सिलेक्शन है ना, ये तो मेरा चॉइस था। अब अगर मुझे I2 का वैल्यू नेगेटिव मिल जाए, सपोज कुछ वैल्यूज़ ऐसे दी हों, EMF वैल्यूज़, रेजिस्टेंस वैल्यूज़ ऐसी हों कि I2 नेगेटिव आ जाए, तो I2 नेगेटिव आने का एक मीनिंग ये है कि I2 का जो एक्चुअल डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है सर्किट में। I2 का जो एक्चुअल डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है सर्किट में, यानी I1 में से दो करंट्स डिवाइड हो रहे हैं, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो इधर आने वाले का वैल्यू I1 प्लस I2 जो तुम सॉल्व करके निकालोगे वो भी वही होगा, और I1 से जो डिवाइड होके आएगा वो भी वही होगा। मैथ्स रॉन्ग नहीं होगा, डोंट वरी, मैथ्स के लिए परेशान मत हो, सर ये इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो नंबर अलग आ जाएगा, दूसरे इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, नहीं, कंजर्वेशन फॉलो हो रहा है ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज थोड़ी ना रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, और एक चीज़ तुमको नहीं बताया मैंने, KVL कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। KVL किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ नोट, KVL इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड था ना, वैसे ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, ठीक है। ये याद रखना, ये नोट याद रखना, जैसे तुमने KCL के लिए नोट लिखा था वैसे KVL के लिए भी ये नोट लिख लो, ठीक है। चलो अब ये स्टेप्स हम लोग फॉलो करते हैं, और ये वाले सर्किट में थोड़ा एक सिंप्लीफिकेशन करके हम लोग देखते हैं कि क्या आता है। ये नोट डाउन कर लिया, ये स्टेप खाली, ये स्टेटमेंट खाली मेरे को देना था तुमको। चलो अब ये लूप्स मैंने जो सेलेक्ट किए हैं उसमें मैं KVL अप्लाई करता हूँ, ध्यान दो। अब साइन कन्वेंशंस तुमको याद होने चाहिए। जब भी साइन कन्वेंशंस याद नहीं आते हैं तो वो जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी करता है ना, वो मैं ऐसा जोर देता है तो इधर सामने शतरंज बिज जाता है, वैसे तुम्हारे सामने साइन कन्वेंशंस आ जाने चाहिए। ऐसे जोर दो दिमाग पे, तो दिमाग पे जोर कब कब देना है, जैसे ये बैटरी को देखो और इस पे जोर दो। बैटरी को देख के तुमको याद आना चाहिए कि नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो EMF पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव आएंगे तो EMF नेगेटिव, छोटे से बड़ा तो डिफरेंस पॉजिटिव, बड़ा से छोटा तो डिफरेंस नेगेटिव, समझा। वैसे ही करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो EMF नेगेटिव, और करंट के ऑपोजिट जाएंगे तो EMF पॉजिटिव, या वोल्टेज ड्रॉप। करंट के डायरेक्शन में नेगेटिव, करंट के ऑपोजिट पॉजिटिव। अच्छा, करंट के डायरेक्शन में क्यों नेगेटिव ले रहे हैं हम लोग, मैं तुमको वहाँ पे बताते बताते देखो भूल गया। करंट के डायरेक्शन में जाने पे इसलिए नेगेटिव ले रहे हैं क्योंकि हमको मालूम है करंट कहाँ फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, पता है कि नहीं। करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करता है। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में तुमको समझाया था कि करंट का डायरेक्शन ऐसा ही क्यों लेते हैं हम लोग, क्योंकि नेचर में सब कुछ हाई से लो जाता है, तो करंट भी हाई से लो जा रहा है। तो इसलिए जब तुम यहाँ से यहाँ जा रहे हो, इस तरफ ऐसे देखो, यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो तुम हाई से लो गए ना पोटेंशियल में, तो जब तुम पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे, वोल्टेज निकालोगे तो नेगेटिव आ जाएगा। और उल्टा कर दोगे, यानी जब तुम इधर से इधर आओगे तो हमको मालूम है करंट हाई से लो जा रहा है, यानी हम लो से हाई जा रहे हैं, ठीक है। चलो अब मैंने लूप सेलेक्ट कर लिया, मैंने लूप सेलेक्ट किया PQTUP, यानी लूप का डायरेक्शन भी डिसाइडेड है, लूप का डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। अब इस पर सॉल्व करते हैं और ज़रा ध्यान से देखो। पहला मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे को P से स्टार्ट करना है, तो पहले मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरे पास पहला रेजिस्टेंस आ रहा है R1, इसमें मैं करंट के डायरेक्शन में चल रहा हूँ, तो इसको मेरे को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव, यानी -I1 R1, समझा। अब ध्यान से समझो, यहाँ अप्लाई हो रहा है एक्चुअल में, यहाँ जा रहे हैं हम लोग, इस वाले ब्रांच में करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं हम लोग। करंट क्या है, I1 + I2, और रेजिस्टेंस है R2, यानी -I1 + I2 टाइम्स R2। माइनस साइन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब हम यहाँ फिर से करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, और करंट है I1, रेजिस्टेंस है R5, सो -I1 R5। अब यहाँ देखो, हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं बैटरी में, तो EMF पॉजिटिव प्लस E1, दिस इज इक्वल टू 0। ये आया इक्वेशन, ये आया इक्वेशन। सारे टर्म्स नेगेटिव तो उधर चले जाएंगे, तो E1 इज इक्वल्स टू I1 R1
प्लस I1R2 प्लस I2R2 प्लस I1R5। ये क्या हो गया? ये मैथ्स हो गया है ना, ये अलजेब्रा हो गया। अरे ये ब्रैकेट ओपन करके साथ में लिख दिया है, ठीक है, परेशान मत हो जाओ। I1 कॉमन है कुछ, तो ये हो जाएगा I1 R1 प्लस R2। वैसे I2 कॉमन है तो ये हो जाएगा R2 प्लस R5। ये आया एक इक्वेशन। बोलो समझा? नहीं समझा? समझा नहीं समझा? समझा होगा पर बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, टफ़ लग रहा होगा। टफ़ नहीं है, थोड़ा ओवरवेलमिंग है, आई कैन गेट इट, पर जब तक अप्लाई नहीं करोगे तब तक ये बिल्कुल भी नहीं, तब तो सर से निकल ही जाएगा। दूसरा लूप सेलेक्ट करते हैं, QRSTQ। QRSTQ फिर से डायरेक्शन डिसाइड हो गया नाम रखते ही। देखो तुम्हारे ऊपर है, तुम बोलोगे सर ऐसा ही क्यों ले रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है इससे लेने से गलत आ जाए। नहीं, गलत नहीं आएगा, परेशान मत हो। ये लूप भी लोगे तो भी सब कुछ सही आएगा। तो हमने ये लूप लिया है, ज़रा ध्यान से देखो। पहला जो टर्म आ रहा है, सॉरी पहला जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो R3 है, इसमें हम करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं यानी पॉजिटिव, यानी I2 प्लस I2, रेजिस्टेंस क्या है R3, I2 R3। यहाँ देखो हम बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव यानी नेगेटिव माइनस E2। यहाँ देखो हम फिर से करंट के ऑपोजिट चल रहे हैं क्योंकि करंट यहाँ आ रहा है, तो करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं तो प्लस I2 R4। यहाँ देखो हम फिर से करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं, करंट नीचे आ रहा है, हम ऊपर जा रहे हैं T से Q, तो करंट है I1 प्लस I2 और रेजिस्टेंस है R2। हो गया ख़त्म, दिस इज़ ऑल इक्वल टू 0। तो यानी E2 नेगेटिव है तो E2 एक तरफ रखो, बाकी सब दूसरी तरफ। तो E2 इज इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, I2 R3 प्लस I2 R4 प्लस I1 I1 हमको 3 बार I2 क्यों मिल रहा है यहाँ पे? कोई दिक्कत का बात तो नहीं है। अरे देखो ना, यहाँ भी 3 बार I1 था यार, ये देखो I1 है इधर, तो I2 R2 अकेला ही है, R5 भी है यहाँ पे, बराबर है, तब ठीक है। चलो ये करेक्ट है और ये इधर, फिर I2 R4, फिर I1 R2 और फिर लास्ट में I2 R2। तो I2 3 जगह पे है, 1 2 3, और I1 एक जगह पे, यानी ये हो गया I1 R2 प्लस I2 कॉमन हुआ R3 R2 R4। ये आ गया दूसरा इक्वेशन। ज़रा ध्यान से देखो, अगर हमको E वैल्यू पता होता, रेजिस्टेंस वैल्यू पता होता तो हम करंट निकाल लेते। अभी करेंगे, वैल्यूज़ रख के भी करेंगे। अभी फ़िलहाल तुमको ये दिखाया है कि कैसे इक्वेशंस बनते हैं। देखो 2 इक्वेशंस तुमको कैसे मिले हैं, एक E1 I1 ये सब के टर्म्स में है। अगर तुमको E1 पता होता, अगर बैटरी का वोल्टेज दिया होता, ऑफ कोर्स दिया होगा क्वेश्चन में सारे वेरिएबल्स नहीं होते, क्वेश्चन में कुछ ही वेरिएबल्स होते हैं जो तुमको फाइंड आउट करने होते हैं। जैसे यहाँ I1 I2 वेरिएबल्स होंगे, तो अगर मैं इसी सर्किट में वोल्टेज वैल्यू डाल दूँ कुछ और फाइंड आउट करना चाहूँ तो फाइंड आउट कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स जस्ट कि तुमको पता होना चाहिए क्या तरीका है। तो अभी मैंने ये सारे लॉज इस लूप पे अप्लाई किए और ये रिजल्ट आया, 2 इक्वेशंस मिले हैं। अगर मुझे सारे रेजिस्टेंसेस का वैल्यू और EMF का वैल्यू पता हो तो मैं I1 I2 साइमल्टेनियसली सॉल्व करके निकाल लूँगा। अरे इक्वेशंस देखे थे ना, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, x प्लस 5y इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन है, इससे x और y निकालना है। क्या करते थे, मल्टीप्लाइंग ये वगैरह, साइमल्टेनियस सॉल्यूशन। तो साइमल्टेनियस मेथड सॉल्व करने का जो भी तुमको पता है वो हम यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसा ज़रूरी मत समझना कि 2 इक्वेशंस को हमेशा साइमल्टेनियसली ही सॉल्व किया जा सकता है। 2 लीनियर इक्वेशंस हमेशा साइमल्टेनियसली नहीं सॉल्व होते हैं। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के अलग अलग मेथड्स हैं। जैसे कभी तुम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हो, कभी सब्ट्रैक्शन मेथड से करते हो, है ना, कभी LPP के मेथड से करते हो। तो ये सब स्कूल में सिखाया है, ये सब ज़रूरी है आना, इतना मैथ्स तुमको आना चाहिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली ये पार्ट के लिए, KCL KVL के लिए। नहीं भी आता है तो परेशान मत हो जाओ इतना ज़्यादा। चलो अब हम लोग ये KVL और KCL अप्लाई करना चालू करते हैं। छोटे छोटे सर्किट्स में पहले अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे करता है, एक्चुअल में हमको आंसर मिलता भी है या नहीं, कि हम खाली अपना सर खपा रहे हैं। सर तो खपा ही रहे हैं, खैर
मैं भी खपा रहा हूँ, तुम भी खपा रहे हो, तो कोई उसमें बचने का चांस नहीं है। बट स्टिल ये नोट डाउन कर लेना, ये पॉज करके नोट डाउन कर लेना। एक एग्जांपल चलो यहीं मैं करवा देता हूँ, फिर मैं रफ करके अच्छे से बोर्ड पे सब करता हूँ। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और देख लेते हैं कि ये काम करता है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल ये 5 ओम का रजिस्टर है, ठीक है। यहाँ मैंने एक बैटरी लगा दी, जिससे 15 वोल्ट्स की एक बैटरी है, पॉजिटिव नेगेटिव। अभी फ़िलहाल के लिए एकदम सिंपल रखते हैं, या चलो एक और रेजिस्टेंस यहाँ ले लेते हैं, चलो कर ही देते हैं ऐसा काम, ठीक है। यहाँ एक और रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ ये जो रेजिस्टेंस है, जिससे ये रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना ले लूँ मैं, इसको चलो मैं 14 कर देता हूँ, तो सिंपल नंबर मिल जाएगा। इसको मैं 2 ओम कर देता हूँ। तुमको भी दिखाई पड़ रहा है सर 5 to 7 हो जाएगा, 14/7 2 एम्पियर करंट आ जाएगा। हाँ चलो ये मालूम है, ये ओम्स लॉ से मालूम है। हमको मालूम है कि ये जो करंट का वैल्यू है आई, ये ओम्स लॉ से मिल सकता है। 14/5 + 2 यानी 14/7 यानी 2 एम्पियर, ये ओम्स लॉ से मिला, राइट। सिंपल था, कोई बड़ी बात नहीं है। देखते हैं इसमें KVL अगर अप्लाई किया तो मिलेगा क्या। तो फिलहाल करंट तो डिवाइड वगैरह होने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि जंक्शन है ही नहीं यहाँ पे, तो करंट तो डिवाइड करने का ज़रूरत नहीं, एक ही करंट है। लूप का डायरेक्शन ले लेते हैं, मैं फिलहाल क्लॉकवाइज लूप ले लेता हूँ। अब देखो सपोज मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो करंट ऐसे जाएगा, यानी मैं करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ, यानी करंट के डायरेक्शन में हो जाएगा -I इंटू रेजिस्टेंस है 5। यहाँ पे मैं करंट के डायरेक्शन में, करंट ऐसे ही तो आएगा ना, यहाँ जाएगा फिर यहाँ से आएगा, तो मैं फिर से करंट के डायरेक्शन में चल रहा हूँ, यानी फिर से नेगेटिव, यानी ये हो जाएगा I × 2। यहाँ मैं नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूँ, यानी प्लस 14 = 0। ये हो गया मेरा KVL। समझ में आया? ये KVL हो गया ना, मैंने KVL अप्लाई किया, ध्यान दो। KVL अप्लाई किया है तो ये कितना हो जाएगा बोलो, -5I -2I + 14 = 0। 14 पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव तो उधर, तो 14 = +5 + 2 यानी 7I, यानी I कितना आ गया 14/7 विच इज़ इक्वल्स टू 2 एम्पियर। तुम बोलोगे सर क्या ज़रूरत थी ये करने की। ज़रूरत तुमको वेरीफाई कराना था, डोंट वरी। तुमको ऐसा दे के KVL अप्लाई करने को बोलेगा भी नहीं, ये सब दे के KVL अप्लाई करने को बोलेगा, क्योंकि ये सब में तुम ओम्स लॉ नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। तो ये नोट डाउन करो, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था तुम्हारे लिए, थोड़ा ईजी बनाने के लिए चीज़ों को, कि हाँ अप्लाई होने के बाद कैसा दिखता है KVL, तो तुमको थोड़ा आइडिया लगेगा कि कैसे एक्चुअल में अप्लाई करना है और सॉल्व करना है। अब हम इसके बाद लूप्स वाले पे आते हैं, अलग अलग 2-3 लूप्स वाले क्वेश्चंस करते हैं। चलो लेट्स सी, ये हमको लूप दिया है, एग्जांपल लिया है मैंने, ये लूप दिया है। 4 वोल्ट की एक बैटरी है, उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम। 1 वोल्ट की एक बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम, यानी दोनों बैटरीज का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम ही है। और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया है 2 ओम का इन दोनों बैटरीज के पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। और हमको बोला है कि हर एक ब्रांच में करंट बताओ, जैसे ये वाले ब्रांच में कितना करंट है, ये वाले ब्रांच में कितना करंट है, ये वाले ब्रांच में कितना करंट है, हमको बताना है। ज़रा लॉजिक समझो। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है करंट्स को डिसाइड करना, डायरेक्शन करंट का। तो 2 बैटरीज हैं, मैं डिसाइड कर लेता हूँ, इस बैटरी से करंट निकल रहा है, इसको मैं I1 बोलता हूँ, ठीक है, ध्यान दो। इस बैटरी से करंट निकल रहा है, इसको मैं बोलता हूँ I2। और ये जंक्शन है, यहाँ पे दोनों करंट्स I1 और I2 आके ऐड हो गए, यहाँ करंट आ रहा है I1 + I2, यानी टोटल मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं, यानी 2 इक्वेशंस लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ध्यान दो, अभी लूप्स सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे लूप्स के लिए मैं नाम ले लेता हूँ A B C D E F, ऐसा तुमको क्वेश्चन दिया हुआ है। ये लूप वगैरह देखो तुमने खुद से नाम दिया है, ध्यान रखना तुमको क्वेश्चन में लूप का नाम वाम नहीं देगा, इतना तो करना पड़ेगा ना, 12th में आ गए हो तो इतना तो करना पड़ेगा। तो लूप का नाम वाम नहीं देगा, ये तुम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से डिसाइड करोगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैंने लूप सेलेक्ट कर लिया, मेरे को इंडिपेंडेंट लूप्स चाहिए, तो मुझे ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू करंट तो चाहिए, यानी I1 + I2 तो चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये बड़ा वाला लूप लूँगा जिसमें ये वाले बैटरी के साथ ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ जाए, और ये वाला लूप लूँगा जिसमें ये वाले बैटरी के साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ जाए। तो मैं दोनों लूप्स कौन कौन से देख रहा हूँ, यानी देखो लूप ABDEA, इसमें हम KVL अप्लाई करेंगे। ध्यान दो, अप्लाइंग KVL। पहले हम A से B की तरफ जा रहे हैं, यानी करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा चीज़, हम बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, यानी पोटेंशियल ड्रॉप होगा,
या बोल सकते हो वोल्टेज ड्रॉप होगा, या बोल सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव आएगा, ईएमएफ नेगेटिव आएगा, यानी -4। सो -4। अब करंट के ऑपोजिट चल रहे हो तुम, करंट I1 इधर आ रहा है ना। अच्छा देखो, करंट का मैंने बताया था ना तुमको, जितना करंट जिस बैटरी से निकालना उतना करंट उस बैटरी को दे देना। तो यहाँ I1 + I2 जा रहा है, तो इस जंक्शन पे फिर से यहाँ I2 चला जाएगा और यहाँ I1 चला जाएगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? जिस बैटरी से जितना करंट निकला उसमें उतना जाना चाहिए, ये याद रखना रूल, पहला रूल बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो देखो हम I1 के ऑपोजिट चल रहे हैं और रेजिस्टेंस 1 ओम है, यानी ऑपोजिट में जा रहे हैं तो प्लस रेजिस्टेंस है 1 और करंट है I1। पता नहीं है I1 कितना निकालना है। यहाँ आ गए, यहाँ से अब हम फिर I1 + I2 के ऑपोजिट चल रहे हैं, यानी प्लस रेजिस्टेंस कितना है 2, करंट कितना है I1 + I2। फिर यहाँ गए, खत्म हो गया लूप, दिस इज ऑल इक्वल टू 0। नेगेटिव को एक तरफ रखो, पॉजिटिव को एक तरफ, यानी ये नेगेटिव उधर चला जाएगा। यानी देखो हमको क्या मिलता है, I1 ये +2I1 + 2I2 दिस इज इक्वल्स टू 4। यहाँ से क्लियरली एक इक्वेशन मिल जाएगा, 3I1 + 2I2 दिस इज इक्वल्स टू 4। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। सिंपल था, सिंपल था। चलो अब दूसरा हम लोग देखते हैं, एक और लूप। लूप कौन सा लूप लूप बोलो? हमने बोला ये वाला लूप लेंगे, यानी FCDEF। फिर से KVL अप्लाई करेंगे। देखो क्या इक्वेशन आता है, फिर से करंट के ऑपोजिट चल रहे हैं, बैटरी में पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, यानी वोल्टेज ड्रॉप है या पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव या ईएमएफ नेगेटिव, यानी -1 प्लस, क्यों प्लस लिया? क्योंकि करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं, तो +1 टाइम्स I2। यहाँ फिर से करंट के ऑपोजिट, यानी +2 टाइम्स I1 + I2 दिस इज ऑल इक्वल्स टू 0। फिर से 1 इधर ले लो, यानी क्या मिल रहा है हमको, I2 + 2I1 + 2I2 इज इक्वल्स टू 1। ये I2 ऐड होगा, यानी तुमको मिलता है 2I1 + 3I2 इज इक्वल्स टू 1। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ। क्लियरली दिखाई पड़ रहा है, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करते हैं? चलो सब्ट्रैक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं। मैं 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब स्कूल वाला मैथमेटिक्स याद कर लो यार, थोड़ा बहुत काम आएगा। देखो मल्टीप्लाइंग 1/2 एंड 2/3, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 2 को, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 6I1 + 4I2 इक्वल्स टू 4 2 ज़ार 8। ये मिल गया इक्वेशन नंबर 1। ये हो जाएगा 6I1 + 6I2, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, इक्वल्स टू 2। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये कैंसिल हो गया। 4 - 6I2 यानी -2I2, 8 - 6 यानी 2। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? ठीक है, यानी I2 कितना आ रहा है? देखो I2 आ रहा है -3 एम्पियर। ओहो हो, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया। रूल बताया था, याद है? नेगेटिव मतलब क्या है? नेगेटिव का एक्चुअल मीनिंग है, जब भी करंट नेगेटिव आता है यानी एक्चुअल करंट जो हमने लिया है वो उसके ऑपोजिट है। जो करंट हमने लिया उसके ऑपोजिट में एक्चुअल करंट, यानी I2 एक्चुअल में इधर जा रहा है, I2 एक्चुअल में इधर जा रहा है। तो वैल्यू ऐसे ही रहने दो, I1 निकाल लेते हैं। -3 उठा के किसी इक्वेशन में डाल दो, जैसे ये वाले इक्वेशन में उठा के डाला तो देखो क्या मिलेगा, 3I1, 2 × I2 कितना है, -2, सो 2 × 2, माइनस साइन मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, दिस इज इक्वल्स टू 4। समझा? तो 3I1, ये 2 × 2 4, यानी ये -4, -4 उधर जाएगा तो +4, दिस इज इक्वल्स टू कितना, 4 + 4 8, राइट? सो दिस इज 8। हमने कुछ गलत किया है क्या? हाँ गलत किया है, गलत किया है। देखो गलत क्या किया है, गलत ये किया है कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया ना, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। देखो यही गलतियाँ होंगी। डोंट वरी, कुछ ऐसा परेशानी नहीं है, गलती पकड़ी गई है तो बेटर है। 9I2 दिस इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब 3 से मल्टीप्लिकेशन करेक्ट है, ये कैंसिल हुआ, माइनस किया हमने
तो 4 - 9 करेंगे तो -5i2, दिस इज इक्वल टू 8 - 3 करेंगे तो 5, यानी i2 एक्चुअल में -1 है। ठीक है, 3 की जगह -1 है, बस और कुछ नहीं। चलो -1 यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3i1 -2 × 1, दिस इज इक्वल टू 4, यानी ये हो जाएगा 3i1, ये 2 × 1 करेंगे तो -2, उधर जाएगा तो +2, यानी दिस इज 4 + 2 = 6, i1 आता है 2 एम्पियर। तो i1 2 एम्पियर, i2 -1 एम्पियर, और फाइनली हम i1 + i2 भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको सब ब्रांच में करंट पूछा था, इस वाले ब्रांच में भी, इस वाले ब्रांच में भी और इस वाले ब्रांच में भी। तो i1 यानी ऊपर वाले ब्रांच का करंट हमको मिल गया है, कितना है, 2 एम्पियर। i2 यानी नीचे वाले ब्रांच का करंट हमको मिल गया है 1 एम्पियर। बस याद रखना माइनस मतलब जो नीचे वाले ब्रांच में करंट है वो उल्टा है, ठीक है। और i1 + i2 करोगे तो 2 - 1 यानी 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर इधर। अब देखो सारा लॉजिक ठीक से बैठ रहा है, मतलब क्या, मतलब एक्चुअल में जो तुम्हारा i2 है वो इधर है। अब वैल्यूज़ देखो, अब वैल्यूज़ देख के सारा कुछ सेटिस्फैक्शन तुमको हो जाएगा। एक्चुअल देखो क्या हो रहा है, 2 एम्पियर का करंट यहाँ से निकला, यहाँ जंक्शन पे आके 1 एम्पियर इधर चला गया, 1 एम्पियर इधर चला गया। अरे इस ब्रांच में हमने करंट निकाला ना, कितना आया, 1 एम्पियर। इस ब्रांच में हमने करंट निकाला ना, कितना आया, 1 एम्पियर। और इस ब्रांच में हमने निकाला 2 एम्पियर। तो देखो एक्चुअल में क्या हो रहा है, करंट आया 2 एम्पियर का, इधर 1 एम्पियर चला गया और इधर 1 एम्पियर चला गया, फिर से ऐड होकर 2 एम्पियर इधर चला गया। दिस इज हाउ KCL एंड KVL आर अप्लाइड इन सर्किट्स टू सॉल्व द क्वेश्चंस। समझ में आया, बोलो। तो अब ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। KCL KVL से रिलेटेड बहुत एग्जांपल्स हैं, n नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं। तुम बेटर होगा जितने तुम कर पाओ उतना अच्छा है। तुम्हारे बुक में सॉल्व्ड एग्जांपल्स दिए हैं वो करो। कुछ डाउट आता है, कोई लूप नहीं समझ में आ रहा है, कोई सर्किट नहीं समझ में आ रहा है, तो बिंदास मुझे कमेंट करके बताओ ऐसा ऐसा है। तो और नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे एक्सप्रेस करें अपने डाउट को, तो मुझे कमेंट में बताओ कि सर ये बताना है आपको, या जो भी है, जैसा भी है, जो भी है, आई कंप्लीटली ट्राई टू क्लियर योर डाउट, डोंट वरी अबाउट इट। तो बेटर ये होगा कि तुम इस पर जितना खुद से मेहनत कर पाओ उतना अच्छा है। मैं यहाँ करवा के कितना करवाऊँगा यार, 2-3 घंटे का लेक्चर ले लूँगा, तुम खुद ही परेशान हो जाओगे, अरे अनसब्सक्राइब करो भाई। तो नहीं, वो नहीं करना है। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जितना बेटर है तुम खुद से करो। मैंने यहाँ ऑलरेडी तुमको काफ़ी एग्जांपल्स लेके बताया है कैसे करना है, टेक्निक सिखा सकता हूँ मैं। एग्जांपल्स तो इन्फिनिट है ना, कितने भी कर सकते हो तुम। तो आई होप तुमको सब कुछ समझ में आया है आज के लेक्चर में। कुछ भी डाउट है कमेंट करो, सब कुछ समझ में आया है तो भी कमेंट करके बताओ कि हाँ सर सब कुछ समझ में आया है। और 12th के टॉपिक्स ऐसे ही डिटेल में जाने वाले हैं, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। इंटरेस्टिंग है टॉपिक्स, समझ में सारे आएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो तुम्हारा 12th का सिलेबस भी सब ऑन ट्रैक चलेगा। So I'll see you all in next video. Bye everyone. Have a good day.